हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है वायुमंडल, संगठन व संरचना। यह अध्याय 14 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, जो पृथ्वी का अंग है, चारों तरफ से ये घेरे हुए हैं। पृथ्वी के चारों तरफ विशाल गैसों का एक आवरण है और इसी को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व इसी वायुमंडल के कारण संभव है। वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, लेकिन पार्थिव विकिरण के दीर्घ तरंगों के लिए ये अवरोध का कार्य करता है, बाधा इसमें डालता है और इस प्रकार यह उष्मा को रोककर विशाल कांच घर, ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यह तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। वायुमंडल का जो संगठन है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वायुमंडल अनेक गैसों का सम्मिश्रण है। वायुमंडल में अनेक गैस पाए जाते हैं, जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। ठीक है। शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। ये दोनों मिलकर 99% भाग निर्मित करते हैं और शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन और अन्य गैसें जो है शामिल है। तो याद रखिएगा 0.93% जो है आर्गन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वायुमंडल में कितनी है, 0.03%। तो देखिए, अन्य मतलब कि गैसों के अलावा जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन और अन्य गैसों के अलावा जलवाष्प, धूल के कण और अन्य अशुद्धियां भी असमान मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं। विश्व की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल के कण, ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। विभिन्न गैसों का याद रखिए, विभिन्न गैसों का 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूल कण और जल वाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। तो वायुमंडल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, इसके बाद ऑक्सीजन और इसके बाद जो है अन्य गैसें। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो नाइट्रोजन गैस क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 3/4 से भी अधिक है, 78.08% है। नाइट्रोजन के उपस्थिति में वस्तुएं तेजी से नहीं जल पाती हैं। यह गैस रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। इस गैस के कारण ही पेड़ पौधों में प्रोटीन, अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। यह गैस वायुदाब, पवन की तीव्रता और प्रकाश के परावर्तन को भी प्रभावित करती है। इसके बाद है ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है 21% है। यह मनुष्य और जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। ठीक है। मानव और अन्य प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन अपनी श्वास के द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सांस जब आप लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन के बिना ईंधन का जलना संभव नहीं है। ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वायुमंडल में इस गैस की उपस्थिति 64 किलोमीटर यानी 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके बाद है आर्गन। वायुमंडल में आर्गन की जो मात्रा है 0.93% है। यह एक अक्रिय गैस है क्योंकि यह रासायनिक क्रिया नहीं करती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी अक्रिय गैसें भी अल्प मात्रा में, कम मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। यह एक भारी गैस है। यह सौर विकिरण के लिए पारगम्य किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। कम मात्रा में होते हुए भी CO2 जो है पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान का या ताप का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। इसकी बढ़ती मात्रा से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है। कियोटो प्रोटोकॉल याद रखिए,
जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में जो हुआ था, इसके द्वारा इसकी मात्रा में, किसकी मात्रा में, CO2 की मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी। इसके बाद ओजोन, ऑक्सीजन के मतलब 3 ऑक्सीजन से मिलकर जो है ओजोन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु। वायुमंडल में इसकी मात्रा, ओजोन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन वायुमंडल का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक फिल्टर के भांति जो है कार्य करता है, ओजोन परत, और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं इसको अवशोषित कर लेती है। जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट जो रे हैं, ये किरणें सतह पर जब पहुंच जाए तो तापमान में वृद्धि कर सकती हैं, चर्म कैंसर, अन्य के मतलब कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को उत्पन्न कर सकता है, पौधों, जंतुओं, इन सभी को खतरा या नुकसान पहुंचा सकता है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में, यहां पे याद रखिएगा जो ओजोन मंडल है या ओजोन जो परत है वो किस मंडल में जो पाया जाता है, तो समताप मंडल में। तो ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सघन मात्रा में पाई जाती है। जेट वायुयानों से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त और उत्सर्जित होने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। एक अनुमान के अनुसार यदि 500 सुपरसोनिक जेट का जो एक दल है अगर प्रतिदिन उड़ान भरे तो ओजोन परत में 12% तक ह्रास हो सकता है, 12% तक इसकी नुकसान हो सकता है। ओजोन परत को क्षरित होने से, नष्ट होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है 1987 में, और इसके संरक्षण के लिए जो है निरंतर अंतरराष्ट्रीय प्रयास जारी है। जलवाष्प के बारे में अगर बात करें तो वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है, 0 से 4%। उष्णार्ध जो क्षेत्र हैं, उष्णार्ध क्षेत्रों में यह 4% और मरुस्थलीय तथा ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक पाई जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। जलवाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है, 2000। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जलवाष्प भी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है और विकिरण उष्मा को सुरक्षित रखती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो अक्षांश और जलवाष्प की जो मात्रा, जैसे आर्द्र उष्ण कटिबंध की धरातलीय वायु में जलवाष्प की मात्रा 2.6% है, 50 डिग्री अक्षांश पर 0.9% और 70 डिग्री अक्षांश पर 0.2%। तो जैसे जैसे अक्षांश की दूरी बढ़ती जाएगी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। इसके बाद डस्ट पार्टिकल्स के बारे में अगर बात करें, धूल कण के बारे में, तो इसमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धूल की जो धूल कह सकते हैं, धूल के जो कण होते हैं, धुएं की जो कालिक होते हैं, राख, पराग और उल्का पिंडों के कारण जो है ये कण जो है धूल कण में शामिल होते हैं। इनसे प्रदूषण फैलता है। यह मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर यानी क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक मिलती है। याद रखिएगा ये धूल कण जो है आर्द्रताग्राही नाभिक या संघनन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां ये वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। धूल के कण सूर्यताप को रोकने और उसे परावर्तित करने का भी कार्य करते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश में लाल और नारंगी रंग के दृश्यों का भी निर्माण करते हैं। धूल युक्त कुहरा भी धूल कणों की उपस्थिति में बना घना धुंध ही है। इसके बाद वायुमंडल का रासायनिक जो संगठन है, इसके बारे में अगर बात करें तो रासायनिक संगठन के दृष्टि से वायुमंडल को 2 भागों में, 2 परतों में बांटा गया है। एक है सममंडल यानी होमोस्फीयर, दूसरा है विषम मंडल यानी हेट्रोस्फीयर। सममंडल के बारे में अगर बात करें तो सममंडल की रचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन आदि गैसों से हुई है। सममंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके बाद तापक्रम के आधार पर सममंडल में 3 उपखंड हैं, क्षोभमंडल, ठीक है, समताप मंडल और मध्यमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। रासायनिक दृष्टिकोण से इन सभी भागों को सममंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें गैसों का अनुपात लगभग स्थिर बना रहता है। इसके बाद हेट्रोस्फीयर के बारे में अगर बात करें यानी विषम मंडल, तो इस मंडल की ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है।
इसमें गैसों की विभिन्न 4 परतें पाई जाती है। तो देखिए, पृथ्वी से अगर बात करें तो पृथ्वी से आगे की तरफ बढ़िएगा, ऊंचाई की तरफ बढ़िएगा तो सममंडल मिलेगा, और इसकी जो विस्तार है 90 से 200 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद आणविक नाइट्रोजन की जो परत है इसका विस्तार 200 से 1100 किलोमीटर के बीच है। आणविक ऑक्सीजन की जो परत है इसका विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर, और जो हीलियम की परत है 3500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर, और जो आणविक हाइड्रोजन की जो परत है इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है। तो पहला है आणविक नाइट्रोजन परत। इसमें देखिए, नाइट्रोजन की बात की जा रही है तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई 90 से 200 किलोमीटर तक है। दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत। इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं और ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर तक है। तीसरा है हीलियम परत। इसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं और इस परत का विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। चौथा है आणविक हाइड्रोजन परत। इस परत में हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं। इसकी ऊपरी सीमा की निश्चित ऊंचाई नहीं बताई जा सकती, लेकिन सामान्यतया के बारे में अगर देखें तो सामान्यतः इसका विस्तार जो है 10,000 किलोमीटर तक माना जा सकता है। तो सामान्यतः इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक है। और वायुमंडल की जो संरचना है, देखिए, वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, लेकिन वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा जा सकता है। तो वायुमंडल के परतों का जो विभाजन है 5 इसके परत है। पहला क्षोमंडल, इसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो यहाँ पे फिगर को देखिए, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ देखते हैं वायुमंडल की संरचना और जो विभिन्न परतें हैं। ये आपका क्या है? ये है आपका क्षोमंडल, ये वाला एरिया। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी के सबसे नजदीक जो परत है वो है क्षोमंडल। ठीक है, यहाँ पे इस मंडल में क्या क्या होती है, कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं? तो देखिए, बिजली चमकता है, वर्षा होता है, मेघ बनता है। इसके बाद दूसरा जो परत है इसका समताप मंडल है। समताप मंडल भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जेट यान उड़ते हैं समताप मंडल में। ठीक है, और मौसम गुब्बारा भी इसी समताप मंडल में पाए जाते हैं, यहीं तक आते हैं। इसके बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच के विस्तार को मध्य मंडल, 80 किलोमीटर से अधिक के विस्तार को जो है आयन मंडल कहते हैं। 640 किलोमीटर से नीचे और 80 किलोमीटर से ज्यादा। इस आयन मंडल में उल्का पिंड होता है, रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है बहिर्मंडल जो है, यहाँ पे कृत्रिम जो उपग्रह है इसी मतलब कि बहिर्मंडल में ही इनको स्थापित किया जाता है और इनका विस्तार 640 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है समताप मंडल और क्षोमंडल, यहाँ पे जो घटनाएं घटित होती हैं उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो पहला है ट्रोपोस्फियर, क्षोमंडल। क्षोमंडल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ध्रुव पर यह 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो क्षोमंडल है इसका विस्तार है। तो ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। इस मंडल में सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा, और प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। इसे ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियों में जो है क्षोमंडल जो समस्त मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, क्षोमंडल में होता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट स्ट्रीम्स यानी जेट पवने कहा जाता है। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो मतलब कि इस मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो है 18 से 50 किलोमीटर। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगता है। ऐसा इस मतलब अगर बात करें तो ऐसा इस स्तर ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है।
जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके तापमान को बढ़ा देता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। जब अवशोषित करेगा तो उसके आसपास के जो मतलब कि क्षेत्र होता है वहां की तापमान में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। यह मंडल मौसमी वायुमंडलीय हलचलों से मुक्त होता है। ठीक है, मौसमी संबंधित घटनाएं घटित नहीं होती है, इसीलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर जो है इसका इस मंडल की जो ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिरकर जो है आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद जो वायुमंडल का ये कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान है। इसके बाद आयनोस्फीयर के बारे में अगर बात करें, आयन मंडल, तो इसकी औसत ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के बीच है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। ठीक है, और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। आयन मंडल कई परतों में बटा हुआ है। ये निम्न है, जैसे डी लेयर, ई लेयर। ठीक है, इसके बाद एफ लेयर, जी लेयर। जैसे डी लेयर जो है इसमें उच्च तरंग दैर्ध्य या निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। यह मध्यम और उच्च आवृत्ति तरंगों का अवशोषण कर लेता है। ई लेयर जो है इसे केनेली हिविसाइड परत भी कहा जाता है। इससे मध्य और लघु तरंग दैर्ध्य यानी मध्यम और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। यह ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में मिलती है। इसके बाद है एफ लेयर। इसे एप्लेटन परत भी कहा जाता है। एप्लेटन, इसमें मध्यम व उच्च तरंग दैर्ध्य या मध्यम व उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। इसके बाद है जी लेयर। इससे लघु, मध्यम और दीर्घ सभी तरंग दैर्ध्य वाली निम्न, मध्यम और दीर्घ सभी आवृत्ति की रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती हैं। इसके बाद है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 640 से 1100 किलोमीटर के बीच होती है। इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। यहां पर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसों की अलग अलग परतें होती हैं। इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। सूर्यातप और तापमान, इसके बारे में अगर बात करें तो सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और अगर बात करें तो पृथ्वी से औसतन दूरी जो है इसकी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ औसतन। और सूर्य की किरणें इस दूरी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से तय करती है। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के परमाणु निरंतर नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम को परमाणु में बदलते रहते हैं, जिससे अपार ऊर्जा जो है मुक्त होती है। सूर्य की बाहरी सतह पर यानी फोटोस्फीयर पर जो तापमान होता है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो सूर्य की बाहरी सतह पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। सूर्य लगातार अंतरिक्ष में अपनी ऊष्मा का विकिरण करता रहता है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। यह विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी तक जो है सौर विकिरण का मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पहुंच पाती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को जो है सूर्यातप कहते हैं, मतलब कि इंसुलेशन कहते हैं। धरातल इस विकृत ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट या 2 लैंजली की दर से प्राप्त करता है। इसे सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। सौर स्थिरांक। वायुमंडल के बाह्य संस्तर तक पहुंचने वाले कुल सौर विकिरण का मात्र 51% ही पृथ्वी के धरातल तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच पाता है। यही विकिरण हमारे पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है, जो हमारे जीवमंडल के विकास का आधार है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सूर्यातप के जो सूर्यताप को या सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, प्रत्येक मौसम और प्रति वर्ष जो है परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तीव्रता की मात्रा जो सूर्यताप की है, या कह सकते हैं
कि ये जो सूर्यताप की जो तीव्रता की जो मात्रा है प्रतिदिन, प्रत्येक मौसम और प्रतिवर्ष चेंज होते रहते हैं। देखिए सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता के जो कारण है वो कौन कौन से कारण है। तो सूर्यातप में होने वाली जो विभिन्नता है इसके जो कारण है, पहला है पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता के पहला कारण है। दूसरा है सूर्य की किरणों का नति कोण। सूर्य की किरणों का नति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास और सौर कलंक होते हैं, सौर कलंकों की संख्या। ये सौर कलंक जो होते हैं सूर्य के सतह के तापमान में कमी कर देते हैं। इसके बाद पहला अगर बात करें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा, याद रखिए समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है। दूसरा है सूर्य की किरणों का नति कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा जो प्रमुख कारण है सूर्य की किरणों का नति कोण, जो किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा यानी ध्रुव की ओर होगा, सूर्य की किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा, फलतः वहां कम सूर्यातप मिलेगा। इसके दो कारण हैं, ठीक है। इसके कितने कारण हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है सूर्यातप का वायुमंडल में अधिक दूरी तय करना, और दूसरा है क्षेत्रफल। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले सूर्यातप और तापमान में जो अंतर है इसके बारे में देख लेते हैं, क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। तो देखिए अगर बात किया जाए तो सूर्यातप यानी इंसुलेशन और टेम्परेचर। तो सूर्यातप जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली उष्मा को इंसुलेशन यानी सूर्यातप कहते हैं। और तापमान उष्णता की माप है। तापमान क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस की ये माप है, जिसमें अगर बात करें जिसमें हमें यह पता चलता है कि कोई स्थान या वस्तु कितनी गर्म है। इसके बाद जो सूर्यातप है, सूर्यातप एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कैलोरी में मापा जाता है, और तापमान उष्मा का माप है जिसे थर्मामीटर के द्वारा डिग्री में मापा जाता है। वायु के तापमान को सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और रिमूवर में जो है व्यक्त किया जाता है। सूर्यातप यानी जो उष्मा सूर्य धारण करता है, ठीक है, जब कोई वस्तु उष्मा धारण करती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। और तापमान के संदर्भ में अगर बात करें तो तापमान सूर्यताप का प्रभाव है, अतः सूर्यातप तथा तापमान कारण और प्रभाव का संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट का। एक पदार्थ से उष्मा दूसरे पदार्थ की ओर उन पदार्थों की उष्मा की मात्राओं में अंतर होने पर भी नहीं चलती। यह है सूर्यातप की चौथा विशेषता, अंतर। अगर तापमान के संदर्भ में अगर बात करें तो उष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर उन पदार्थों में अंतर होने पर चलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो उष्मा है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर उन पदार्थों के तापमानों में अंतर होने पर चलती है। ये चौथा इसका अंतर है। पांचवा अंतर है अधिक उष्मा न होते हुए भी किसी पदार्थ का तापमान अधिक ऊंचा हो सकता है। वहीं तापमान के संदर्भ में अगर बात करें तो कम तापमान होते हुए भी किसी पदार्थ में अधिक उष्मा हो सकती है। तो इसके बाद अगर बात करें तो जो सूर्यताप का जो दो कारण है, इसके पहला जो कारण है सूर्यातप का वायुमंडल में अधिक दूरी तय करना। सूर्य की तिरछी किरणों को लंबवत किरणें की तुलना में, जो सूर्य की तिरछी किरणें हैं इसको लंबवत किरणों की तुलना में वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा परावर्तन, अवशोषण, परिकीर्णन आदि से सूर्यातप में कमी आ जाती है। और यही कारण है कि मध्याह्न को जो है किरणें अधिक तीव्र और सुबह शाम किरणों की जो तीव्रता है इसमें कमी आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें शीत ऋतु के तुलना में सीधी होती हैं, फलतः किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण उनसे अधिक सूर्यातप मिलता है। स्पष्ट है कि सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करेंगी उनका प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर उनकी तीव्रता में कमी आ जाएगी। यहाँ पे अक्षांश ताप का जो प्रतिशत आप देख सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश पे 100, 10 डिग्री अक्षांश पे 99 ये ताप का प्रतिशत है। फिर 20 डिग्री पे 95%, 30 डिग्री पे 88, 40 डिग्री पे 79। अक्षांश में अगर ताप का प्रतिशत देखें तो 50 डिग्री पर 68%, 60 डिग्री पर 57, 70 पे
47-80 डिग्री के संदर्भ में अगर बात करें तो 80 डिग्री पर जो है ताप का प्रतिशत 43 और 90 डिग्री पर 42। दूसरा जो इसका मतलब कि जो कह सकते हैं दूसरा जो कारण है वो है क्षेत्रफल। सूर्य की लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्रफल पर पड़ती हैं, उस क्षेत्र को सूर्यातप अधिक मिलता है। इसके विपरीत तिरछी किरणें उतना ही मात्रा धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती हैं, यानी जो तिरछी किरणें हैं इसके विपरीत होता है कि तिरछी किरणों की उतनी ही मात्रा धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती है और प्रति इकाई सूर्यातप की मात्रा कम हो जाती है। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष वार्षिक स्थितियों में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चमकता है और 21 जून की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सौरिक किरणें अधिक तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण सूर्यातप की प्राप्ति कम होती है। 22 दिसंबर को इसके विपरीत स्थिति होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सौरिक किरणें तिरछी होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होती है। इसके बाद पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है इसके संदर्भ में अगर बात करें, क्या है पृथ्वी की सूर्य से दूरी, यह है आपका सूर्यातप में होने वाले विभिन्नता के जो कारण है वो तीसरा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, इसीलिए सूर्य के सापेक्ष इसकी दूरी में अंतर आते रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूरी मतलब कि सबसे दूरी जगह पर यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है। वहीं पृथ्वी के इस स्थिति को ऑफशोर कहा जाता है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी ज्यादा होगा तो उसको ऑफशोर कहते हैं। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाता है, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाती है, तो इस स्थिति को ऑफशोर कहते हैं, नजदीक आने को। यही कारण है कि 3 जनवरी को और 4 जुलाई की अपेक्षा 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा पृथ्वी 6 डिग्री अधिक जो है सूर्यातप प्राप्त करती है। इसके बाद है दिन की अवधि, लाइट ऑफ द डे। देखिए दिन की जो लंबाई है, जो दिन का डे की जो लंबाई है, इसमें ऋतु और अक्षांशों के अनुसार परिवर्तन होते रहता है, जो भूतल के द्वारा ऊष्मा ग्रहण की मात्रा को निर्धारित करता है। देखिए अगर बात करें तो सूर्य की किरणें हैं, सन जो रे है, किसी क्षेत्र में जितना अधिक समय के लिए चमकती है वहां दिन की लंबाई उतना ही अधिक होती है। इस कारण सूर्यातप का अधिक समय तक प्राप्त होना है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में दिनों की लंबाई अधिक होने के कारण सूर्य की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। शीत ऋतु में इसके ठीक विपरीत होता है। सूर्य की किरणों के झुकाव के कारण या झुकाव का जो कोण होता है आपतन कोण जिसे कहते हैं, इसके कारण दिन की लंबाई जो है दोनों मिलकर धरातल पर, तो सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण और दिन की लंबाई दोनों मिलकर धरातल पर सूर्यातप के वितरण को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद है वायुमंडल की पारदर्शिता। पृथ्वी की ओर विकृत होने वाले जो सूर्यातप है, इनका कुछ भाग वायुमंडल के द्वारा भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो वायुमंडल की जो पारदर्शिता है इसके कारण अगर बात करें तो पृथ्वी की ओर विकृत होने वाले सूर्यातप का कुछ भाग वायुमंडल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और सूर्य से प्राप्त होने वाली 100 इकाइयों में 18 इकाइयां वायुमंडल में जल वाष्प तथा गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। सूर्यातप का प्रभाव आर्द्र और शुष्क प्रदेशों में अधिक स्पष्ट देखने को मिलता है। आर्द्र प्रदेशों में अधिकांश ताप जलवाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है, अतः आर्द्र प्रदेशों को अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। इसके बाद है सौर कलंकों की संख्या। चंद्रमा के भांति ही सूर्य के तल पर कुछ धब्बे दृष्टिगोचर होते दिखाई देते हैं। इन धब्बों को सौर कलंक कहते हैं। ये धब्बे निरंतर बनते और नष्ट होते रहते हैं। सौर कलंकों और सौर विकिरण में घनिष्ठ संबंध है। इन धब्बों का 11 वर्षीय चक्र होता है, जिसमें इन धब्बों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब इन धब्बों की संख्या अधिक होती है तो ये धब्बे सौरिक विकिरण की तीव्रता को जो है बढ़ा देते हैं, जबकि इनकी संख्या में कमी आती है तो ये सौरिक विकिरण की तीव्रता को मंद कर देते हैं। सौर कलंकों के घटते बढ़ते रहने से धरातल पर पहुंचने वाले सूर्यातप की मात्रा में सौर स्थिरांक की औसतन जो है या औसत से जो है 3% तक अंतर पड़ जाता है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण में काफी विषमता है, जैसे कि लीबिया का अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है, जहां पर अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है और सबसे अधिक ठंडा अंटार्कटिका के
वो स्टॉक में पड़ती है जहां तापमान -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। अधिकतम औसत वार्षिक तापमान इथोपिया के डालोफ में है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में मिलता है -58%। देखिए, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमानों में अंतर को तापांतर कहा जाता है। उच्चतम और न्यूनतम तापमानों में अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर। दिन के उच्चतम तथा निम्नतम ताप के अंतर को दैनिक तापांतर और महीने के उच्चतम और निम्नतम ताप के अंतर को मासिक तापांतर और वर्ष के उच्चतम तथा निम्नतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, धरातल पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण, ठीक है, तथा दिन के समय प्रकाश की अवधि। यहां पे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ में जो है प्रकाश की अवधि 12 घंटे, किरणों का कोण 0 डिग्री, प्रकाश की अवधि ये जो 12 घंटे प्रकाश की अवधि 12 घंटे और किरणों का जो कोण 0 डिग्री होता है, ये 21 सितंबर या 21 मार्च को, 21 जून की स्थिति को आप देख सकते हैं। तो एक बार आप जो है एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट रूप से एक साथ दिख पाए। तो औसत दैनिक तापांतर कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए दैनिक उच्चतम तापमान में से दैनिक न्यूनतम तापमान को घटाकर 2 से भाग दे दिया जाएगा तो औसत दैनिक तापमान का पता चल जाएगा। दैनिक तापांतर बराबर दिन का उच्चतम तापमान माइनस दिन का न्यूनतम तापमान होता है। औसत मासिक तापमान बराबर होता है महीने भर का दैनिक तापमान का कुल योग और उस महीनों में दिनों की संख्या। औसत वार्षिक तापमान बराबर होता है एक वर्ष का औसत मासिक तापमान का योग और 12 से भाग कर देंगे। और औसत वार्षिक तापांतर बराबर होता है उच्चतम औसत मासिक तापमान माइनस न्यूनतम औसत मासिक तापमान। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।